हाउ आर यू। आज हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 से हमारे पास जो टॉपिक है लास्ट सेकंड टॉपिक, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के हमारा चैप्टर नंबर कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले हमने डिसऑर्डर्स को डिस्कस किया, जिसके अंदर हमने ब्रोंकाइटिस दिखा था, इन्फ्लेमेशन ऑफ और एम्फीसेमा दिखा था, देन उसका नमूनिया। उसके बाद हम आज बात करेंगे एस्मा की। ठीक है, एस्मा हमारे पास टी और एच को हम क्या करते हैं, साइलेंट कर रहे होते हैं, एस्मा पढ़ रहे होते हैं। जबकि पुराने अगर दौर की बात की जाए, जब पहले की बात करते हैं, तो उस वक्त हमारे पास क्या एस्थमा भी इसको कहते हैं। अच्छा, अब एस्थमा है क्या? एस्थमा असल में कॉमनली हम कहते हैं दमे को। ठीक है, दमा की बीमारी को हम एस्थमा कह रहे होते हैं। एस्थमा के अंदर होता क्या है? एस्थमा इज अ फॉर्म ऑफ एलर्जी। ये एक एलर्जी है, इट्स अ फॉर्म ऑफ एलर्जी। इसको हम टोटली एलर्जी तो नहीं कहते हैं, बट ये क्या है कि एलर्जी फॉर्म्स के अंदर, एलर्जी कंडीशंस के अंदर क्या होता है, चीज़ें हमें दिख रही होती हैं। इसके अंदर होता क्या है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, मतलब कि हमारे पास जो रीजन इस तरह से हमारे पास क्या मौजूद है, ये ब्रोंकाई। ठीक है, हमारे पास ट्रेकिया, उसके बाद जो डिवीजन उसकी आएगी ब्रोंकाई, उसके अंदर फर्दर जो डिवीजन आती हैं दे आर कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स। क्या कहलाती है? ब्रोंक्यूल्स। तो इसके अंदर इन्फ्लेमेशन होना, इन्फ्लेम कर जाना, मतलब इसका फैल जाना, सूजन इसके अंदर आ जाना, उसको क्या कहते हैं? दमा कहते हैं। ठीक है, एलर्जी से हमारे पास स्टार्ट था, एस्थमा इज अ फॉर्म ऑफ एलर्जी। तो ये एलर्जी हमारे पास अक्सर हमने सुना होगा एलर्जेंस वर्ड हमारे पास आता है। एलर्जेंस का ये एस्थमा के पेशेंट्स के लिए हम जितने भी रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर देखते हैं, कुछ के अंदर हमारे पास क्या वर्ड आते हैं कि एलर्जेंस। तो ठीक है, तो एलर्जेंस क्या होता है? एलर्जेंस जो है काउजिंग एजेंट ऑफ एलर्जी, मतलब कि जिसकी वजह कर क्या होगा, एलर्जी होती है, उसको हम क्या कहते हैं? एलर्जेंस कहते हैं। जैसे हमारे पास अगर एस्थमा की बात करते हैं, कि एस्थमा हमारे पास क्या है? इट इज द एलर्जेंस। ठीक है, मतलब इट इज अ फॉर्म ऑफ एलर्जी। एस्थमा जो है एलर्जी की एक फॉर्म है, एलर्जी की वजह से एस्थमा होता है। तो उसके अंदर हमारे पास जो काउजिंग एजेंट्स हैं, इस काउजिंग एजेंट्स के अंदर हमारे पास डस्ट पार्टिकल्स। ठीक है, कुछ लोगों के अंदर डस्ट पार्टिकल्स की वजह होता है कि वो डस्ट से बहुत ज्यादा क्या होता है, उनकी एलर्जी होती है। कि जैसे ही डस्ट पार्टिकल्स होता है उनकी बॉडी के अंदर इनटेक, जब एयर के साथ क्या होता है, इनहेल होता है, तो उसमें उनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही होती है। साथ साथ कुछ लोग स्मोक से, कि स्मोक जो धुआं होता है, सिगरेट का धुआं हो या वैसे ही कोई अगर कहीं आग लगी हो, उसके जो स्मोक्स होंगे उससे भी क्या होते हैं, परेशानी होती है। इसी तरह विंटर की सीजन्स के अंदर, जब बाहर का सीजन आता है, कि जब मौसम ऑटम के सीजन्स के अंदर जब चीज़ें क्या होती है कि दरख्त के ऊपर जो है दोबारा से पत्ते सारे झड़ रहे होते हैं और खूबसूरत से नए फूल आते हैं, एंड दैट टाइम्स के पॉलन जिस वक्त बहुत ज़्यादा हो, तो उस कंडीशन के अंदर भी क्या होता है, ऐसा पेशेंट के अंदर ये इन सब चीज़ों से सेंसिटिव होते हैं। इसी तरह हमारे पास केमिकल इरिटेंट्स हैं, कि जो केमिकल्स वगैरह हमारे पास होंगे एनवायरनमेंट के अंदर, जो डस्ट पार्टिकल्स या फिर एयर के साथ जो केमिकल्स क्या होते हैं, रिवॉल्व करते हैं, या अगर कोई शख्स जो अस्थमा का मरीज है और वो इनकी चीज़ों के करीब जाता है, तो उसके अंदर क्या होता है, ये सेंसिटिव होता है। कि जैसे ही ये उसकी बॉडी के अंदर पहुंचते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे उसके जो ब्रोंक्यूल्स हैं या ब्रोंका है, उसके अंदर क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन आना शुरू हो जाती है, कि वो हमारे पास कॉन्स्ट्रिक्ट करना शुरू कर देते हैं। दूसरा हमारे पास सेंसिटिव क्या है? जेनेटिक। ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, मतलब कि ये अपने पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग भी क्या होता है कि ट्रांसफर हो रहा होता है, जिसके अंदर क्या होगा, चीज़ें पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। अगर सिर्फ और सिर्फ बात कीजिए तो पेरेंट्स, तो चांसेस क्या होता है कि अगर किसी सिर्फ और सिर्फ मेल के अंदर मौजूद हो, ठीक है, मतलब पेरेंट्स में से किसी एक के पास मौजूद है, तो चांसेस ये हैं कि आपके पास तकरीबन 20% होने के, जो आपका ऑफस्प्रिंग है, ऑफस्प्रिंग के अंदर 20 से 40% होने के, अच्छा 20% होने के चांसेस हैं। और अगर क्या हो कि दोनों के अंदर हो, पूरे टोटल पेरेंट्स के अंदर, मतलब कि मेल के अंदर भी है और फीमेल के अंदर भी, मतलब माँ के अंदर भी और बाप के अंदर भी है, ऐसा एक पेशेंट है वो, तो उनके अंदर क्या होता है कि 40% तक चांस बढ़ जाता है कि उनके बच्चों को क्या हो सकता है कि 40% तक चांस है कि उनके बच्चों के अंदर क्या होगा, एस्थमा हो सकता है। इस तरह रिस्पॉन्स क्या होता है, देखें सबसे पहले हमें समझना है एस्थमा जो हमारे पास क्या हो, क्लियर कि भाई इट इज अ फॉर्म ऑफ एलर्जी, कि इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। और इन्फ्लेमेशन किस किस जगहों पे जाने से होता है, ये तमाम की तमाम जगह क्या सेंसिटिव है, कि इस जगह पे अगर कोई काम किया जाए तो क्या होगा, सेंसिटिव होगा। देन लास्ट इसी तरह से हमारे पास जो इस सेंसिटिव एरियाज के अंदर अगर हम पहुंचते हैं, व्हिच मींस कि जिस जगह में डस्ट के पार्टिकल्स यहाँ बहुत ज्यादा हो, स्मोक ज्यादा हो, पॉलन ग्रेन बहुत ज्यादा हो और केमिकल इरिटेंट्स बहुत ज्यादा हो, तो वहां पे फिर क्या होता है, रिस्पांस क्या मिलता है, मतलब हमारी बॉडी जो रिस्पांस लेती है, हमारे जो एस्थमेटिक पेशेंट्स हैं, उनकी बॉडी जो रिस्पांस लेती है क्या करती है, एयर पैसेज वे
कॉन्स्ट्रिक्ट, कि वो एयर पैसेज वे को क्या करती है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर लेती है। मतलब ये जो पैसेज वे, जो रास्ता है, ये हमारे पास जैसे रास्ता है, तो इस रास्ते को उसने क्या कर दिया, कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया, छोटा कर दिया, ठीक है, अपने आप को छोटा कर दिया, जिसके वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुआ कि इसके बाद सांस लेने में दुश्वारी शुरू होगी। कॉजेस क्या होते हैं हमारे, सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स के अंदर हम देखते हैं कि कफ है इसके अंदर, और कफ के बारे में एक बात बताई भी है कि जब भी रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स के कोई भी डिसऑर्डर्स आए, ठीक है, हमने तकरीबन 5 की डिस्कशन करनी है, जिनमें से अगर इन 5 में से कोई एक भी आ जाए तो कफ हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है, जैसे फिजिक्स के अंदर आप देखते हैं कांस्टेंट है, तो ये भी हमारे पास क्या है, ये लिख दिया कि ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, ये हर जगह मौजूद होगा। इसी तरह देखें जब क्या हुआ कि एयर पैसेज वे कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, एयर पैसेज वे कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि जाहिर सी बात है कि नाली क्या हो गई, छोटी हो गई। जब इसके नाली छोटी हो गई, हमारे पास जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स हैं उसकी साइज के अंदर क्या हो गया, कमी आ गई, तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाएगा, कि सांस लेने में मसला होगा, कि सांस ज्यादा ले नहीं सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट अगर बात की जाए तो चेस्ट टाइटनेस, कि चेस्ट में जो ना फोर्स पड़ना शुरू होता है, कि आपके मसल्स जो होते हैं उसके अंदर क्या होता है, फोर्स पड़ना शुरू होता है, आपको लगता है कि काफी ज्यादा टाइट हो रहा है, इस तरह से। अच्छा, इसकी ट्रीटमेंट हमारे पास अगर देखी जाए तो ट्रीटमेंट के अंदर जाहिर सी बात है, एक कॉमन सा देखा हमने कि लोग जो होते हैं, सबसे पहले तो ये कि अगर इन चीज़ों से बच करके रहें, मतलब कि जितने भी हमारे पास सेंसिटिव एरियाज हैं जो एक ऐसे पेशेंट के लिए इशू है, तो वहाँ पे अगर ना जाएं तो बहुत ही जल्दी रिकवर हो जाएगा, विच मीन्स कि उनको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। बट अगर ट्रीटमेंट देखे जाए तो इनकी ट्रीटमेंट सबसे ज़्यादा हमें क्या अंदर आती है, इन्हेलर के अंदर, कि इन्हेलर के थ्रू क्या करते हैं, इसको हम ट्रीट करते हैं। इन्हेलर से होता क्या है कि जैसे हम इन्हेलर को इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर स्टेरॉइड्स ही मौजूद होते हैं, तो वो स्टेरॉइड्स बहुत ही कम मिकदार में, वो ऐसे स्टेरॉइड्स हैं कि जिसमें अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन भी यूज़ करे तो कोई इशू नहीं है, डायरेक्टली अगर यूज़ करे तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्या होता है, मसले होते हैं, बट इसके अंदर कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो इन्हेलर के थ्रू क्या होता है, जब इन्हेलर को हम इनटेक करते हैं, ठीक है, जब इन्हेलर को हमने प्रेस किया तो फौरन से क्या हुआ कि हमारे जो ब्रोंकाई हैं, ठीक है, ये डायलेट होना शुरू हो चुके, ये दोबारा से क्या होगा, रिटर्न अपने फॉर्म में आना शुरू हो। पहले इस कंडीशन में थे, फिर जब एस्थमा अटैक हुआ तो उस वक्त क्या हो गए, पतले हो गए, फिर दोबारा से क्या हो गए, अपने दोबारा से रिटर्न जो पहली फॉर्म थी उसके अंदर आना शुरू हुआ। दूसरी चीज हम देखते हैं ट्रीटमेंट, हमारे पास ब्लैक कॉफी मिलती है, कि कोई भी कॉफी टाइप अगर इनटेक करें उससे भी क्या होता है हमारे पास, इससे हम बहुत ज्यादा बच रहे होते, तो ब्लैक कॉफी हमारे पास बहुत ज्यादा कॉमनली नजर आता है कि इसको हम यूज करने के लिए एज अ ट्रीटमेंट ऑफ एस्थमा के अंदर यूज करते हैं। तो यहाँ तक हमारे पास जो बात थी, ये आज जो हमने डिस्कस किया, एस्थमा को डिस्कस किया। एस्थमा हमारे पास बच्चों के अंदर भी बहुत ज़्यादा कॉमनली नजर आता है, और कुछ ऐसे भी होते हैं कंडीशंस कि जिसमें एस्थमा जो है एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, कि जैसे इंसान क्या होता है कि मिडिल एज के ऊपर पहुँचता है, या जब वो जवान होने लगता है तो उसके अंदर ख़त्म भी होते हैं, लेकिन 50% चांसेस है, ये टोटल नहीं होता। अगर बच्चे की इलाज क्या की जाए, अच्छे से की जाए, तो उसके अंदर चांसेस होते हैं कि क्या हो जाए, एस्थमा ख़त्म हो जाए। बट अगर उस कंडीशंस के अंदर फिर ये रिपीटेड हो, अगर कोई ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर रह रहा है जो इन्वायरमेंट उसके लिए क्या है, सेंसिटिव है, तो उसके अंदर फिर इसके ख़त्म होने के चांसेस बहुत रेयर हो जाते हैं, बहुत कम पाए जाते हैं। और इसके साथ साथ इसकी ट्रीटमेंट भी हमने देख ली, सिम्टम्स देखा, रिस्पॉन्स देखा, एस्थमा है क्या ये भी हमने जान लिया, और सेंसिटिविटी भी देख ली। तो यहाँ तक हमने आज डिस्कस किया एस्थमा को। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर इंशाल्लाह हम लंग कैंसर को डिस्कस करते हैं, और लंग कैंसर के बाद हमारे पास क्या होगा, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर हमारे पास क्या हो जाएगा, कंप्लीट। अगर आपको कोई सवाल है तो आप डिस्कस कर सकते हैं कमेंट्स के अंदर भी, और व्हाट्सएप नंबर दिए हुए उसमें भी आप हमसे रब्ता करके जो है अपने डिस्कशन, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए।